अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में खूबसूरत खानों के साथ, लिहाफ के साथ और ख़ूबसूरत मौसम के साथ साथ एक चीज़ जो इंसान को हमेशा तंग करती है वो सर्दियों से मुंसलिक बीमारियाँ हैं। और ख़ास तौर पर सांस की बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि वाक़तन सर्दियों के आते साथ ही शुरू हो जाती हैं। ये बीमारियां कौन सी हैं, इनसे आप ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं और अगर खुदा न खास्ता किसी को ऐसी बीमारी हो जाए तो उसका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू होंगी डॉक्टर सबा अकरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक, शुक्र अल्लाह। मैम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मौसम में, जैसे पहले तो कुछ दिन पहले स्मॉग वगैरह थी और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद काफ़ी मौसम खुशगवार है, लेकिन उसके बावजूद सर्दियों से रिलेटेड जो फेफड़ों की बीमारियां हैं, लंग्स से रिलेटेड डिजीजेस हैं, ये कौन कौन सी हो सकती हैं आम आवाम को और इनकी क्या नौयत है? सर्दियों की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा थी और स्मोक की वजह से बहुत सारी बीमारियां थी। तकरीबन वही बीमारियां हैं जो स्मोक की वजह से भी हैं और सर्दियों की वजह से भी हैं। इसमें जैसे बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से उनके फेफड़े पहले ही काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके होते हैं। तो उन मरीज़ों में COPD के चांसेस जो हैं, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि दोबारा से वो मज़ीद सांस खराब के साथ हमारे पास आएंगे। एज़मा के मरीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल सीजनल वेरिएशन की वजह से और आजकल में ठंडी हवाओं की वजह से और मौसमी चेंजेस की वजह से, पोलन की वजह से, क्योंकि ऑटम का सीज़न भी हमारा विंटर के साथ ही आता है, तो इन चीज़ों की वजह से एज़मा के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर एलर्जिक राइनाइटिस के मरीज़ हैं, बहुत सारे मरीज़ों को स्किन की एलर्जी या दूसरी एलर्जी हो जाती है, वो वाले मरीज़ बहुत ज़्यादा। नमूनिया के इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आते हैं, खासतौर पर बच्चे जो कि नमूनिया के साथ आते हैं हमारे पास। बहुत सारी बीमारियाँ मज़ीद जैसे कि खांसी, गला ख़राब, नज़ला, ये सारी बीमारियाँ भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सही, तो क्या बुनियादी प्रिवेंटिव मेजर्स दिए जा सकते हैं? कैसी आप हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं जिनसे आप इन बीमारियों को मिनिमाइज़ कर सकें? बहुत सारी हिफाजती तदाबीर की जा सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि सर्दी से बचा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्दी से कैसे बचा जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल है, लिहाफ का इस्तेमाल है, घरों में जिनके घर में गैस आ रही है, ठीक है, वो हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिनके घरों में गैस आ रही है वो हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को गर्म रखें और अपनी दवाइयाँ, जो मरीज़ पहले से COPD के जो मरीज़ हैं, जो एज़मा के मरीज़ हैं, अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करें। जो लोग इन्हेलर पे हैं, अपने इन्हेलर रेगुलरली इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर के साथ एक दफ़ा ज़रूर चेकअप के लिए जाएँ और इस सीज़न के स्टार्ट होने से पहले वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। फ्लू की वैक्सीनेशन, नमूनिया की वैक्सीनेशन इस रिकमेंडेड है हमारे सेटअप में, ख़ासतौर पे वो मरीज़ जो कि COPD के मरीज़ हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, छोटे बच्चे हैं और बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग हैं। ये COPD का मतलब क्या है? COPD का मतलब ये है कि वो मरीज़ जो कि रोज़ की 1 डब्बी या 2 डब्बी सिगरेट पीते थे, जो कि कई सालों से सिगरेट पी रहे हैं, अब सिगरेट पीने की वजह से उनके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं, उनके फेफड़ों में निकोटीन जमा हो चुकी हुई है, सारे के सारे लंग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उनके लंग्स उस तरह से काम नहीं कर पा रहे जिस तरह से एक नॉर्मल इंडिविजुअल के काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्मोकिंग से आपको ज़्यादा चांसेस हैं? स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ना सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग से बल्कि पैसिव स्मोकिंग से। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि आप तो खुद सिगरेट पी रहे हैं, आपके साथ जितने भी बाकी लोग जो बैठे हुए हैं उन सबको भी आपके स्मोक की वजह से मसला हो रहा है। तो आप सिर्फ अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप अपने साथ बैठे 4-5 और लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रहे हैं और उन लोगों के लिए ज़्यादा डेंजरस है। सही, ठीक है। तो आपके करीब जो लोग बैठे होते हैं उन लोगों को भी ये मसाइल जो है, उन लोगों को भी ये मसाइल पैसिव स्मोकिंग के हैं, और उन लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों से जो कि सिगरेट पीते हैं, जो उनके मौजूदगी में सिगरेट पीते हैं, उनसे थोड़ा इज्तनाब करें। और जो सिगरेट पीते हैं, पहली बात तो ये कि उनके सोचना चाहिए कि ये बहुत ही मुज़र सेहत है अपनी जान के लिए, उनकी जान के लिए एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। थोड़ी वक्त का मज़ा बाद में उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ का बाइस है, तो इससे इज्तनाब करें। मास्क पहने, बाहर जब निकलें तो गर्दो गुबार, धुआं, घट्टा मिट्टी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, ये जो लोगों की जहनियत बनी होती है, जो सिगरेट स्मोकर है, वो ये समझता है कि इन केस अगर मतलब वो बंदा सिगरेट नहीं पिएगा, उसका खाना हजम नहीं होगा या उसकी जो नॉर्मल लाइफ रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ये जहनियत एक बन जाती है। ये इसकी कोई साइंटिफिक बेस भी है या एक मिथ है? नहीं, सिर्फ एक मिथ है। बहुत सारी मिथ्स हैं, ये भी उनमें से एक मिथ है। यानी इसकी कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि आपकी जो है एक स्मोक के साथ ठीक हो सकती है? लेकिन ये सारी की सारी मिथ्स हैं। बस हमारी ईटिंग हैबिट्स कुछ ऐसी बन चुकी हुई हैं, हमारी डाइट जंक बहुत ज़्यादा है, हमारी फूड की क्वालिटी बहुत ख़राब है और हमारी एक्टिविटी बहुत कम है, तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई रीज़न। जैसे भी आपने फूड का जिक्र किया, तो सर्दियों के मौसम में खुराक कौन सी? खुराक पे प्रेफरेबल ये है कि ज़्यादा मुरगन चीज़ें ना खाएं। आजकल के जैसे भी सर्दियाँ हैं तो लोग बहुत सारी
फ्राइड चीज़ें और तली हुई चीज़ें खाना पसंद करते हैं सर्दियों के मौसम में, तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें। ख़ास तौर पे जितनी भी तली हुई मछलियाँ हैं, ख़ास तौर पे मछली सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन तली हुई मछली उतनी खतरनाक है जितना आपके लिए बाकी तली हुई चीज़ें, तो जैसे इसको फ्राइड उबाल के चिकन तो नहीं खा है, सकते। आप ग्रिल्ड कर लें, आप सालन बना के खा लें, ग्रिल्ड फिश कर लें, तवे पे वो कोयलों पे बना के खा लें। अच्छा, मतलब ये तो अच्छा कि आप किस पर्सपेक्टिव में बात कर रही हैं? क्या ये मार्केट की जो फिश है उसकी बात हो रही है, या हम घर के अंदर अगर हर तरह की फिश है, हर तरह की फिश, और हाँ, तली जो भी है वो डेंजरस है। सो आप अपनी खुराक में सादगी का जो है वो रखें, तवाज़ुन रखें, सादगी की खुराक खाएं, ठीक है। सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, गोश्त भी खाएं, लेकिन घी का इस्तेमाल कम करें। ख़ासतौर पे वो मरीज़ जो कि पहले ही इन बीमारियों से दो चार हैं, अस्थमा के मरीज़ हैं, स्मोकर हैं जो, और जिनको पहले ही बहुत सारी एलर्जीज़ हैं, तो वो जो है सादी खुराक का इस्तेमाल करें कि बजाय इसके कि वो ज़्यादा मुरगन खाने और ज़्यादा वो आम ज़ुबान में जिसको आप कह लें कि ज़्यादा जंक फूड जो है वो उससे परहेज़ करें। तो ये तो मैम मौसम ऐसा है, लोग तो मतलब इसका इंतजार इसलिए करते हैं कि ये मौसम आए तो हम खाने पीने की हाँ जी, मौसम तो ज़रूर ऐसा है, लेकिन आपको अपनी बीमारी के हिसाब से भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ जस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ टंग यू कैन नॉट गो फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ ना। सो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप वो चीज़ें खाएं जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, जो कि आपको आगे भी आपकी जो है वो ग्रोथ में भी अच्छी होंगी और आपको बीमारियों से भी बचा सकें। सही। अच्छा, ये बताइए मैम कि जो हमारे पास टीबी का एक मसला बहुत ज़्यादा आम है, और हम यहाँ पे बैठे भी नाज़रीन टीबी वार्ड के अंदर ही हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए कि क्या ये कंटेजियस एक से दूसरे को लग सकती है, ऐसा कोई मामला है? एक से दूसरे को इस तरह से लग सकती है कि खासतौर पे सर्दियों का महीना है, सर्दियों के महीने हैं, सर्दियों के मौसम है, तो लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे एक ही जगह पे रहें, ठीक है ना। तो जो टीबी का मरीज़ होता है, जब वो बात करता है, वो छींकता है, वो खांसी करता है, तो उस दौरान में वो ड्रॉपलेट्स ट्रांसफ़र करता है अपने इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से जो लोग बाकी उस इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं, खासतौर पर कोई क्लोज स्पेस है, घर की वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, छोटे घर हैं, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन सी बात है, हम कोई किसी बहुत अमीर मुल्क में नहीं रहते, हमारा सेटअप कोई बहुत अच्छा नहीं है रहने का, घरों में कोई बहुत ज़्यादा रोशनदान नहीं है, बड़े खुली जगहों पे लोगों के घर नहीं बने हुए, तो ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वजह से आपके साथ वालों को, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को टीबी हो सके। तो आपने उसके लिए भी परहेज़ करना है कि आप कम से कम मास्क पहन के रखें, और जो है अगर आपको कोई बलगम वगैरह है तो आप घर के अंदर वो ना फेंकें, आप किसी क्लोज कंटेनर के अंदर फेंक के उसको फ्लश ऑफ कर दें, ठीक है ना। किसी शॉपिंग बैग के अंदर या किसी बैग के अंदर फेंक के आप उसको फेंक दें, ताकि आपके बाकी घर वालों को उससे इन्फेक्शन ना हो सके। टीबी की क्या अलामात हैं जिनसे पता चल सकता है किसी को ट्यूबरक्लोसिस? टीबी की कोई ख़ास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अलामात तो नहीं है, लेकिन जो कुछ अलामात हैं उनमें से ये कि अगर आपको 2 हफ्ते का बुखार हो, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार ना हो, 99-100 तक आपको 2 हफ्ते का बुखार हो, और 2 हफ्ते से खांसी और रेशे के साथ जो कि ठीक ना हो रही हो, तो ऐसे मरीज़ को अपने टीबी के लिए ज़रूर चेकअप कराना चाहिए कि आया सादा इन्फेक्शन ही है, नमूनिया ही है, या आपका मरीज़ टीबी का भी शिकार है। सही। तो उसको ज़रूर अपना चेकअप कराना चाहिए टीबी के लिए, खासतौर पे हमारे सेटअप में जहाँ पे हर चौथा या 5वां मरीज़ आपके पास टीबी का आ रहा है। तो ये इतनी अलार्मिंग इसकी मतलब ये रेट इसका बढ़ रहा है, तो क्या कोई वैक्सीनेशन है? नहीं, ट्यूबरक्लोसिस की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। कुछ ही चीज़ें हैं कि आप अपनी खुराक अच्छी रखें, अपना माहौल साफ़ सुथरा रखें, और जिन मरीज़ों को, जिन लोगों को टीबी है, वो अपनी बरवक्त तशख़ीस और बरवक्त इलाज कराएं। लोगों में अवेयरनेस होना, लोगों में इस बात की तालीम होना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी है क्या। हम लोग, बहुत सारे लोग इस बीमारी को ये समझ के छुपा देते हैं कि ये हमारे लिए एक धब्बा है, अगर हम बताएंगे तो हमारी बेटी या बेटे का रिश्ता नहीं होगा, लोग हमसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। तो बजाय इसको छुपाने के, इसको दबाने के और बाकी लोगों को भी इस बीमारी में मुब्तला करने के, बेहतर ये कि आप इसका प्रॉपर इलाज करें और प्रॉपर एहतियाती तदाबीर डॉक्टर के पास जाके। मैम काफ़ी लंबा है इलाज, मतलब 6 माह तक ये चला जाता है, इतना लंबा स्पैन होता है, कुछ लोग तो इतना इंतजार नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम? बात ये नहीं है कि इंतजार, बात ये है कि ये बीमारी ऐसी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक में, ये बीमारी वो नहीं है कि नमूनिया की तरह कि 2 दिन का बुखार हुआ, नमूनिया हो गया, एक जरासीम ने आप पे हमला किया, आपका पेट खराब हो गया, साथ ही आपको बुखार हो गया। ये बीमारी है जो कि होने में महीने, 2 महीने, 3 महीने लेती है। ये ऐसा खतरनाक जरासीम है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में सरायत करता जाता है, ठीक है। तो ये इस बीमारी का तभी पता चलता है जब ये बीमारी आपके अंदर पहले से ही अपना असर दिखा चुकी होती है, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ठीक है। तो अब अगर इसका जो इलाज है वो 6 महीने के लिए इसीलिए किया जाता है कि 2 महीने में अलामात तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो जरासीम आपके अंदर अभी भी छुप के बैठा होता है। तो हमने इस बीमारी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना होता है ताकि आपको बाद में दोबारा टीबी ना हो जाए, इसके बाद आपको दूसरी मज़ाहमती टीबी ना हो जाए जो कि ज़्यादा खतरनाक है, जिसका इलाज 2.5 साल तक है, 2 साल तक है, और जिसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं दवाइयों के, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना है कि आपको ये 6 महीने ठीक है, या आपको अपनी सारी ज़िंदगी की माजूरी जो है वो ठीक है। सही। अच्छा मैम, ये जैसे
बीमारियां हमने भी जनरल बात की, नमूनिया और अस्थमा तो खैर मतलब वो तो अपनी ज़ात में लाइलाज है। तो ये बीमारियां जब अगर किसी को हो जाए खुदा न खास्ता सर्दियों के मौसम में, तो ओटीसी मेडिसिन यानी जो वो इजीली चला जाए ऑन द काउंटर, उसे आसानी के साथ फार्मेसी से मिल जाए, कौन सी मेडिसिन उसे अडॉप्ट देखिए जी, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है हमारी फील्ड में जो कि आराम से मरीज़ को मिल जाए, ठीक है ना। आप हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप लिक्विड, अगर किसी का गला ख़राब है तो वो लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा ले, सूप पिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। गर्म पानी के घरेलू, गर्म पानी के गरारे कर ले, नमक के गरारे कर ले, ठीक है। अगर आपको कुछ छोटा मोटा कोई वैसे गले में खराश होगी, लेकिन अगर किसी को एस्थमा है और उसका सांस खराब हो रहा है, अगर किसी को COPD है, स्मोकिंग की वजह से उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उसका सांस खराब हो रहा है, मलेरिया की वजह से, नमूनिया की वजह से शदीद बुखार हो गया है, उसकी वजह से शदीद सांस खराब हो रहा है, तो ऐसे मरीज़ को, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, तो ऐसे मरीज़ को चाहिए कि फौरी तौर पे इमरजेंसी में जाए और वहाँ पे जाके अपना प्रॉपर इलाज, इब्तदाई अपनी तिब्बी इमदाद हासिल करे, वहाँ पे जाके अपना इलाज ले और उसके बाद हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमारे OPD में तशरीफ़ लेके आए, ताकि हम उसको मुकम्मल तौर पे उसका जो है मुआयना कर सकें। अगर उस मरीज़ को दाखिले की ज़रूरत है तो उसको दाखिल कर सकें, या उसकी दवाइयों में कुछ रद्द-बदल की ज़रूरत है तो उसकी दवाइयाँ बदल सकें। ये आजकल मौसम में जैसे अभी आ रहा है मौसम सर्दियों का, आ गया है, इस मौसम में अमूमन लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, ज़्यादा कहवा पीते हैं, और यहाँ पे तो अब खैर दूसरी ट्रेडिशंस की चीज़ें भी आना शुरू हो गई हैं कहवे की सूरत में इस तरह। तो इन चीज़ों के बारे में आपके क्या कमेंट्स है? क्या ये वाक़तन सेहत को अच्छा करते हैं, आपकी जो इंटरनल जो हीट है उसको जनरेट करते हैं? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज़ें बनाई उन्हीं मुल्कों में गई थी जो उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा सर्दी थी। कॉफ़ी है, चाय है ख़ास तौर पे ना, तो ठीक है, जो ले रहा है वो ले रहा है, इसका कोई ऐसा कोई हमारे लिए नुकसान है, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो फ़ायदा ही है जो स्मोकर पीते हैं, थोड़ी बहुत उनकी जो है वो सांस की नाली थोड़ी बहुत फ्रैक्शंस में है कि उनको फ़ायदा हो जाए, तो कोई लेने में कोई हर्ज नहीं है। सही। तो ये इनहेलर का जो यूज़ है इसके बारे में बताइए। क्या कुछ लोगों का ये मानना है कि इनहेलर का यूज़ बहुत गलत है, ऐसा है कुछ? इनहेलर्स का यूज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है, एक दवाई है, ठीक है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि मरीज़ों को बहुत सारे इलाज के लिए दी जाती हैं, ठीक है। अगर मरीज़ ज़्यादा सीरियस है तो हम उसकी वेन में इंजेक्शंस देते हैं। अगर वो मुंह से नहीं ले पा रहा, उसको उल्टियाँ आ रही हैं, उसके मैदे में नहीं दवाई जा रही, तो हम उसको वेन में इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब एक मरीज़ की सांस की नालियाँ बंद हैं तो फौरी तौर पर उनको रिलीफ करने के लिए, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। आपका 1 मिनट के लिए भी सांस बंद हो गया तो आप जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। आपके दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी, आपके दिल को ऑक्सीजन की, आपके गुर्दों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये एक बड़ी सीरियस और बड़ी खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिसका बर वक्त इलाज ज़रूरी है। और इसका इलाज यही है कि फौरी तौर पे वो जो नालियाँ तंग है वहाँ पे दवाई पहुँचाई जाए ताकि वो खुल सके, इसीलिए इन्हेलर दिया जाता है। और वो इन्हेलर के साथ जो बहुत सारे लोगों को ये मसला होता था कि उनको लेने की टेक्निक नहीं आती थी, उनको तरीका नहीं पता था, अब तो बहुत सारी नई ईजादात हैं। अब तो स्पेसर्स हैं, नए किस्म के इन्हेलर्स हैं, DPIs हैं, पाउडर की फॉर्म में इन्हेलर हैं जिनमें आप कैप्सूल के डाल के वो ले सकते हैं, ठीक है ना। या प्रॉपर डिवाइसेस हैं जिनको लेना बहुत आसान है, जिनके लिए कोई स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो बहुत एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं इस फील्ड में। अच्छा मैम, अब एक और सवाल हम आपसे आखिरी करके इजाज़त चाहेंगे। ये बताइए कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि इस मौसम में करनी चाहिए? एरोबिक एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं, ठीक है ना। ये वाली आम एक्सरसाइजेस नहीं, एरोबिक एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं, ठीक है ना। योगा है, साइकिलिंग है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। या आपको बेहतर वही बता सकते हैं, ट्रेनर्स ही बता सकते हैं। लेकिन जितनी भी साइकिलिंग है, योगा एक्सरसाइजेस हैं, ये सारी एरोबिक्स जितनी भी हैं, ये सारी आपके लिए बहुत अच्छी हैं। सर्दियों में ये जॉगिंग वगैरह या इस तरह की जो फिजिकल ज़्यादा है, इनको ये मिनिमाइज कर देना चाहिए। मिनिमाइज उस सीजन में करना चाहिए जब आपके पास स्मोक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका सांस खराब होने का, क्योंकि हवा एक ऐसी है ना जिसमें सारी की सारी आपका पोल्यूशन है। ऐसी हवा में सांस लेने से तो आपका मसला ज़्यादा खराब होगा ना। लेकिन ये है कि ऐसे सर्द मौसम में हम यूजुअली जॉगिंग के लिए उन मरीजों को अवॉइड करते हैं जिनको ज़्यादा एस्मा, जिनका सीरियस हो, अनकंट्रोल ना हो, जिनका COPD अनकंट्रोल्ड हो, जिनका मतलब कंट्रोल में ना हो, जिनका बार बार सांस खराब हो जाता हो, जो ज़्यादा एक्सर्ट ना कर सकते हो। सही मैम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर सबा अकरम की ज़ुबानी कि आपने किस तरीके से अपने आप को जो है महफूज रखना है सांस की बीमारियों से, कौन सी ऐसी आपके पास खुराक है जिसको आपने अडॉप्ट करना है, किन चीज़ों को नहीं खाना, और कौन सी आपने एक्सरसाइज करनी है। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। आप सबके नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।